आज मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 2 के पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट 1 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगला टॉपिक है हमारा आदर्श गैस का संवितरण फलन एवं माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल गैस। आदर्श गैस का संवितरण फलन ज्ञात करने के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास यह एक घनाकार पात्र है। इस घनाकार पात्र में हमने यह माना कि इसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश Lx, Ly और Lz है। अतः इस घनाकार पात्र का आयतन V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Lx, Ly और Lz। इस घनाकार पात्र में हमने एक परमाणुक आदर्श गैस को कंसीडर किया जो कि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत का पालन करती है। द आइडियल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज कंसीडर्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स हुज फॉलो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चूंकि हमने यहाँ कंसीडर किया है कि गैस है, तो गैस में जो अणुओं की संख्या है उसको हमने n से डिनोट कर दिया। अब हमें गैस का पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन ज्ञात करना है। संवितरण फलन ज्ञात करने के लिए हमने कंसीडर किया, मान लो हमारे पास गैस की आरवीं अवस्था की ऊर्जा ER है, तो उस आरवीं अवस्था की ऊर्जा ER का मान कितना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम मान सकते हैं या हमने यह माना है, क्योंकि हमने जो गैस कंसीडर करी है वो कैसी गैस है, आदर्श गैस है। और हम ये जानते हैं कि आदर्श गैस में अंतराण्विक बल जो है वो शून्य होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अतः आदर्श गैस के अणुओं के मध्य जो भी ऊर्जा होगी वह उन अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। यदि मान लो हम x दिशा में परमाणु की गतिज ऊर्जा को कंसीडर करें तो हम उसको Ex से लिख सकते हैं, और Ex इज इक्वल टू क्या होगा, हम सभी जानते हैं 1/2mvx², और m से हमने मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, सो Ex इज इक्वल टू px²/2m। चूंकि हमारे पास यहाँ पर हमें कोई भी क्वांटिटी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, m हमारे पास परमाणु का द्रव्यमान है, Vx उस गैस के अणुओं का x अक्ष के अनुदिश वेग है, px x अक्ष के अनुदिश संवेग है। चूंकि गैस मोनोएटॉमिक है, एक परमाणुक है, अर्थात अणु में हमने कंसीडर किया एक परमाणु है। चूंकि यदि हमारा अणु जो हमने क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर किया है इसमें रैंडमली यदि गति करता है, मुक्त रूप से यदि गति करता है, तो दीवारों पर इस क्यूबिकल बॉक्स की जो वॉल्स हैं उनके साथ इसकी सक्सेसिव कोलिजन होगी, और सक्सेसिव कोलिजन होने पर एक बार मान लो हमने कंसीडर किया कि कण जो है वो यहाँ से चला और इस दिशा तक गया, तो उसने कितनी दूरी तय करी, Lx। इस वॉल से टकराकर वो पुनः वापस आएगा, तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, Lx। अर्थात एक टक्कर के पश्चात दूसरी टक्कर तय करने में अणु को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 2Lx। डी ब्रॉगली का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे पास जितने भी अणु हैं वह अणु एक तरंग से की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार यदि इस क्यूबिकल बॉक्स में अणुओं की गति रहेगी तो इस बंद पात्र में अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा, और इन अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए क्वांटम यांत्रिकी के यदि हम कंडीशंस को कंसीडर करें तो कंडीशंस हमारी क्या है, mvr इज इक्वल टू nh क्रॉस और nh। सो mvr मोमेंटम, डिस्टेंस 2Lx है, इज इक्वल टू nx इंटू h। nx यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर है और h प्लैंक नियतांक है, तो px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं nx/Lx इंटू h/2। पाई से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, पाई से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, nx/Lx इज इक्वल टू πh/2π, और h/2π इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h क्रॉस। सो px इज इक्वल टू nx/Lx इंटू πh क्रॉस।
अब हमने कंसीडर किया, क्योंकि हमें पता है कि nx हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस पॉजिटिव इंटीजर को हमने कहा कि ये हमारा क्वांटम नंबर है। अब हम इस वैल्यू px की जो हमें वैल्यू, जिसको हमने समीकरण 2 से व्यक्त किया है, इसको हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं। समीकरण 1 हमारा कौन सा है, जो कि हमने कण की गतिज ऊर्जा निकाली थी, Ex is equal to px square upon 2m. So as well as when we substitute the value of momentum in kinetic energy equation, what we will get, Ex is equal to px square upon 2m. Px is pi h cross pi square h cross square and x square upon 2m lx square. जिस तरह से हमने ऊर्जा का x दिशा के अनुदिश घटक निकाला है, उसी तरह से हम ऊर्जा का y और z दिशा में भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सो ऑन द सिमिलर बेसिस we can write down that Ey is equal to pi square h cross square and y square upon 2m ly square, and kinetic energy along the z-axis is also equal to pi square h cross square and z square upon 2m lx square. So now we consider the total energy of a molecule that will be equal to the kinetic energy along the x-axis, y-axis or z-axis. So the total kinetic energy is written as Ex plus Ey plus Ez, or E is equal to pi square h cross square upon 2m within the bracket. If you observe these equations, so this is equal to nx square plus ly upon lx square plus ny square upon ly square plus nz square upon lz square. This is denoted by equation number 4. Now from the definition of the partition function, हमने ऊर्जा निकाल ली। हमने कौन सी ऊर्जा निकाली, जब हमने यह कंसीडर किया कि मान लो हमारा आदर्श गैस का, जो हमने घनाकार पात्र में आदर्श गैस कंसीडर करी है, यदि वो आरवी क्वांटम अवस्था में रहती है जिसकी ऊर्जा ER है, तो ऊर्जा का कुल कितना मान होगा। फिर हमने कंसीडर किया कि पार्टीशन फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका गणितीय समीकरण लिखा, z इज इक्वल टू summation over r e raised to the power minus beta er, where beta is a function of absolute temperature. This is denoted by 1 upon kT. So this z is equal to summation of nx, ny or nz exponential of minus, we are substituting the value of er. So beta pi square h cross square upon 2m, and within the bracket we will get nx square upon lx square plus ny square upon ly square plus nz square upon lz square. It is again represented by equation number 5. So our z will be equal to, by separating all the summation along the x-axis, y-axis and z-axis. So the first term is summation of nx exponential minus beta pi square h cross square upon 2m nx स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर. सिमिलरली y का हमने समेशन लिख दिया एंड z का हमने समेशन लिख दिया. समेशन लिखने के बाद हमने एवरी समेशन टर्म, दिस फर्स्ट टर्म समेशन ऑफ nx एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर nx स्क्वायर अपॉन 2m lx स्क्वायर इज डिनोटेड बाय zx. So we can say this is the partition function along the z-axis. It is just only for the representation. Similarly, this zy is equal to this is, and this zz is represented by this term. It is represented again by equation number 6. हमने x-axis, y-axis और z-axis के corresponding partition function के components को हमने consider किया. यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि गैस जो है वो निम्न ताप पर नहीं है, यदि निम्न ताप पर नहीं है गैस, तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो भी nx स्क्वायर, ny स्क्वायर और nz स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं, दीज कोफिशिएंट्स मस्ट बी वेरी स्मॉल एंड, और अगर हम ये कंसीडर करें तो इनके श्रेणी के पदों में अंतर भी बहुत कम होगा, क्योंकि एट द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर मान लो हमने लोअर टेम्परेचर नहीं कंसीडर किया है, तब तो हमने कह दिया कि हमारे पास nx स्क्वायर, ny स्क्वायर और nz स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बहुत छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो उनके श्रेणी के पदों में अंतर भी कम होगा. लेकिन यदि हम कंसीडर करें एट द नॉर्मल टेम्परेचर, और नॉर्मल टेम्परेचर मतलब सामान्य ताप पर,
अगर मान लो हम ये कंसीडर करें द चेंज इन एनर्जी ड्यू टू यूनिट चेंज इन NX भी हमारा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एकांक हम कंसीडर कर रहे हैं कि यदि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स में एक से परिवर्तन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा। चूंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 10⁹ के ऑर्डर का है। अब यदि इतनी अधिक वृहद संख्या में अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से यदि एक घट जाता है या एक बढ़ जाता है तो उसके कारण ऊर्जा में जो अंतर होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, वो बहुत कम होगा। और ऐसी स्थिति में जब हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एनर्जी स्टेट्स में, तो बहुत सिंपल सी चीज हम हमेशा से कंसीडर करते हैं कि हमारा जो समेशन है उस समेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। सो ऑन द सेम लॉजिक हियर वी आर आल्सो converting our summation into integration. So if we consider the partition function along the z-axis, the summation is converted from summation to integration, and the limit of integrations are from 0 to infinity. Exponential of minus beta pi square h cross square upon 2m into nx square upon lx square dnx. For the solution of this integration, let me consider that u is equal to beta upon 2m की पावर 1 upon 2 pi h cross nx upon lx, or nx is equal to, we can write down 2m upon beta to the power half lx upon pi h cross into u. By differentiating this, so we can evaluate the value of dnx. So dnx is equal to 2m upon beta to the power 1 upon 2 lx upon pi h cross into du. Now I can substitute the value of this du into the integration equation of zx. This is in this equation number 7, where zx is equal to this term into dnx. So now I am putting the value of dnx in terms of u. Not only dnx, we will also put the value of this exponential term in terms of u. So our this zx is equal to integration from 0 to infinity exponential of minus u square 2m upon beta to the power 1 upon 2 lx upon pi h cross du, or zx is equal to this 2m upon beta to the power 1 upon 2 and lx upon pi h cross we can take outside from the integration, because this m is the mass of the gas particle, beta is also constant, lx is the length of the arm of cubical vessel, this is also constant, pi is a number, h cross is a Planck constant. So the integration is only over exponential of minus u square du from 0 to infinity. As we can observe, this is a definite integral, so value of this definite integral we can put directly, this is equal to under the root pi upon 2. As soon as when we substitute the value of this definite integral, the zx will becomes out to be as 1 upon 2 2m upon beta to the power 1 upon 2 lx under the root pi h cross, because this is under the root pi in the numerator and we have pi in the denominator. So finally I will get under the root pi in the denominator. So zx is equal to m upon 2 pi beta, we are taking this 2 inside. So when we take 2 inside, it will comes 4, 2 will be cancelled out with this 4, and this is equal to m upon 2 pi beta to the power 1 upon 2 lx upon h cross. This pi is also considered in the under root. So finally our zy is also equal to m upon 2 pi beta to the power 1 upon 2 ly upon h cross, and partition function along the z-axis is also equal to m upon 2 pi beta to the power 1 upon 2 lz upon h cross. So this z is equal to, by substituting all three values of zx, zy, zz, so this is equal to m upon 2 pi beta to the power 3 by 2 lx ly lz upon h cube. As we know, lx ly lz is the volume of the container, volume of the cubical container. So this partition function z is equal to m upon 2 pi beta h cross square to the power 3 upon 2 into
V. So this is the partition function of a monoatomic ideal gas. By using this partition function of a monoatomic ideal gas, we will consider the mean energy of an ideal gas. To calculate the mean energy of the ideal gas, we will consider the equation of the mean energy which we have already derived in my previous lectures. That will be equal to E bar is equal to KT square del over del T ln Z. हम पिछली कक्षाओं में माध्य ऊर्जा, आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा का समीकरण निकाल चुके थे. अब हमने यहाँ पर Z का मान रखा, बीटा का मान 1/KT रखा और इसकी माध्य ऊर्जा E बार हमारे पास क्या हो गया, KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T ln m KT अपॉन 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू V, और E बार इज इक्वल टू KT स्क्वायर डेल ओवर डेल T ln V प्लस 3/2 ln m K अपॉन 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर प्लस 3/2 ln T, और E बार is equal to KT square within the bracket this term is equal to 0 ln V, volume remains constant, और 3/2 ln mk upon 2 pi h cross square plus 3/2 ln T. So the differentiation of this V is with respect to T is 0. Similarly, the differentiation of this is also equal to 0. So we'll get 3/2 del over del T ln T. So del over del T ln T is 1/T. So E bar is equal to 3/2 KT. This is the mean energy of a आइडियल गैस. हमारे पास यदि मान लो आइडियल गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, यदि अणुओं की संख्या n है, तो कुल माध्य ऊर्जा हमारे पास कितनी होगी, E बार इज इक्वल टू n E बार. सो टोटल mean energy of an ideal gas is equal to 3/2 n KT. This equation shows that the mean energy does not depend upon the dimensions of the container. It depends only upon the absolute temperature of the gas. So it doesn't make any difference whether we are using a container of Lx, Ly or Lz, or we will consider Lx dash, Lxy, Ly dash or Lz. मतलब whatever the dimensions of the container, the mean energy of the ideal gas does not depend upon the dimension of vessel. It only depends upon the absolute temperature of the gas. So this is all for today.